लोकतंत्र की दूसरी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हमको नागरिक से दोबारा भीड़ बना दिया जाए, हमसे हमारा ही वोट लेकर के, वैसे ही जैसे कुल्हाड़ी के पीछे वो लकड़ी का बेत लगा होता है ना, वो जो कुल्हाड़ी जिससे लकड़ी काटी जाती है उसके पीछे लकड़ी ही लगी होती है। हमारी ही आइडेंटिटी, हम अल्पसंख्यक हैं, हम दलित हैं, हम पिछड़ा हैं, हम गरीब हैं, हमको वोट दो। और जब हमको वोट मिल जाएगा, जब हम इस देश के पंत प्रधान बन जाएंगे, इस देश के मुख्यमंत्री बनेंगे, राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे, तो सबसे पहला काम यह करेंगे कि सरकारी स्कूल बंद करेंगे। क्यों? क्योंकि दूसरा गरीब नहीं पढ़ना चाहिए। कौन जाता है सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए? किसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है? ट्रेन से कौन लोग चलते हैं? बिना टोल वाले रोड पे कौन चलते हैं? इस देश में सरकारी व्यवस्था की जरूरत किसको है? इस देश में आरक्षण किसको चाहिए? इस देश में भागीदारी का सवाल किसके लिए जरूरी है? इस देश में भागीदारी का सवाल जरूरी है दलित के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए। यही तो देश की 90% आबादी है जिससे देश बनता है। ये कैसा लोकतंत्र बनाएंगे हम? हमारे अपने बाप दादा के अनुभव, अब हमारे अपने अनुभव नहीं बचे हैं। हमारा अपना विज्ञान, हमारा अपना साइंटिफिक टेम्पर, हमारा अपना नहीं बचा है। आपको झूठ इतनी बार कही जाएगी कि झूठ आपको सच लगने लगेगा। हर हर मोदी है, घर घर मोदी, घर घर मोदी है, घर घर खाली सिलेंडर है, घर घर खाली सिलेंडर है, घर घर बेकारी है, घर घर गरीबी है, घर घर पढ़ लिख करके मोबाइल लेकर के दिन भर जो है ना सट्टा लगाने के लिए लोग बैठे हुए हैं। आईपीएल जब शुरू हुआ तो बोला कि गली गली से क्रिकेटर निकलेगा। गली गली से क्रिकेटर तो नहीं निकला, गली गली से जुआरी जरूर निकल रहा है। यह हकीकत है। यह सब हमको भीड़ बनाने का कार्यक्रम है। और यह भीड़ बनाने के लिए क्या क्या जरूरी है? भीड़ बनाने के लिए जरूरी है कि आपके भीतर झूठा गौरव भरा जाए। अरे जानते हो हमारी स्थिति खराब है, हमारे दादाजी के पास ऐसा हाथी था, ऐसा हाथी था कि क्या बताएं कैसा हाथी था। झूठा गौरव। दूसरा क्या करना है? असली समस्या का कारण नहीं बताना है, एक नकली कारण पैदा कर देना है। जैसे बंबई में आपको इसलिए रोजगार नहीं मिल रहा है कि बाहर का लोग आकर के रोजगार ले रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, अदानी आया और बंबई का सारा रोजगार ले लिया है। असली में कौन रोजगार छीन रहा है ये नहीं मालूम है। आपको आपके पड़ोसी से लड़ा देना है। और बुनियादी सवाल, नाला में पानी क्यों बह रहा है, ढक्कन क्यों खुला हुआ है, नल में पानी क्यों नहीं आ रहा है, पानी गंदा क्यों है, सिलेंडर क्यों नहीं मिल रहा है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, शिक्षा क्यों महंगा हो गया है, यह सवाल गायब है। बताया क्या जा रहा है? विश्व में डंका बज रहा है। कहां डंका बज रहा है? कैसे डंका बज रहा है? जरा हमको समझाओ तो झूठा गौरव, झूठा प्रचार और नफरत, इससे आपको धीरे धीरे अंधश्रद्धा की तरफ धकेल करके, देखें ना आप, हम भी जाते हैं मंदिर, हम भी मंदिर जाते हैं, भगवान को देखते हैं, पूजते हुए देखते हैं, लेकिन आपने देखा ना लोग लाइन लगा करके गणेश जी को दूध पिला रहे थे। गणेश जी भगवान है ना, तो गणेश जी भगवान है तो उनको आपके दूध की जरूरत है। और ये तो वही बात हो गई ना कि एक जादूगर जो है कागज से पैसा बना रहा था। मैं ये कहानी अक्सर लोगों को सुनाता हूं। मेरा स्कूल रेलवे स्टेशन के बाहर था। मैं स्कूल से पढ़ करके निकला तो एक जादूगर जादू दिखा रहा था। गिली 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 पम पम छू, बड़ा कलाकार था। आजकल ऐसे ही कलाकार पैदा होते हैं, हाथ हिला हिला करके भाषण देते हैं। प्रधानमंत्री भी बहुत अच्छा भाषण देते हैं। आज बंगाल जाकर के कह रहे थे भय और भरोसा। हमने कहा हाँ, ज्ञानेश गुप्ता को आपसे भय लग रहा है और आपको ज्ञानेश गुप्ता पे बहुत भरोसा है। हाथ हिला हिला करके बोल रहा था जादूगर। जादूगर जादू दिखाते दिखाते क्या किया, कागज से पैसा बना दिया। हमको लगा कि अरे ये तो कमाल बात है,
मैं बेकार ही जो है 5 घंटा स्कूल में पढ़ रहा था, इस जादूगर के साथ हो लेता हूं, हम भी कागज से पैसा बनाना सीख लेंगे। हम ऐसा सोच ही रहे थे कि जादू खत्म हो गया, और जादू खत्म हो गया और वही जादूगर पैसा मांगना शुरू कर दिया। तू हमारे पास आया, अब बोला कि दो, निकालो बबुआ, निकालो कुछ। हम बोले कि क्या निकाले? अरे दो, जादू दिखाया, करतब दिखाया, कुछ फीस दो। हम बोले आपको फीस का क्या जरूरत है? आप तो जादू से कागज का पैसा बना रहे हैं, आप मांग क्यों रहे हैं? हम अपना कॉपी निकाल करके उसको दे दीजिए, लीजिए इससे पैसा बना लीजिए। जादूगर हंसने लगा। तब हमको उस दिन जादू समझ में आ गया। हम बोले जादू दिखाने का बुनियादी काम यह होता है आपके आंख में धूल झोंकना। और आजकल का जो न्यूज चैनल है, आप बुरा मत मानिएगा, इसका काम हो गया आपके आंख में झूठ झोंकना। आपके आंख में झूठ इसलिए झोंका जाता है ताकि आप अपना सच न जान सके। और हकीकत यह है कि आज की तारीख में देश की जो वास्तविक हालत है, उस वास्तविक हालत को कभी धर्म के नाम पर भावना भड़का करके, कभी जाति के नाम पे भावना भड़का करके, कभी क्षेत्र के नाम पे भावना भड़का करके आपको अंधश्रद्धा मूलक बनाया जाएगा। साइंटिफिक टेम्पर आप छोड़ दीजिए, अंधश्रद्धा की तरफ चले जाइए। और अंधश्रद्धा की तरफ जब आप एक बार चले गए तो आस्था के नाम पर आपके साथ कुछ भी किया जा सकता है। आपने देखा ना, वो महाराष्ट्र का वो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं जो उस नासिक वाले बाबा के पास जा रही थी। वो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं। ये एप्स्टीन फाइल निकला, ये महाराष्ट्र का एप्स्टीन फाइल है। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े नौकरी करने वाले, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, आईएएस, आईपीएस, बिजनेसमैन, उनके घर की महिलाएं हैं। क्या लेने के लिए जा रही थी? आस्था के नाम पे, आस्था के नाम पे आशीर्वाद लेने के लिए जा रही थी। बताइए, उनसे ये पूछना चाहिए ना कि जो मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा डाल सकते हैं तो सिलेंडर उनको दे दीजिए, बोले जरा इसमें गैस भर दो तो। और किसके नाम पे हमको बेवकूफ बनाया जाता है? झूठा गौरव। एक नौजवान आया और बोला कि कुछ भी हो जाएगा, हमको तो एकदम हिंदू राष्ट्र चाहिए। हम बोले कि पहले तो बताओ तुम कौन सा हिंदू हो? मांस खाने वाला हिंदू हो कि मांस नहीं खाने वाला हिंदू हो? क्योंकि जब तुम हिंदू बोलते हो तो फिर तुमको यह मालूम नहीं है कि इस धर्म की विविधता क्या है। इस धर्म की विविधता हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक हर 2 कोस 4 कोस में बदल जाता है। खान पान से लेकर के, रहन सहन से लेकर के, बोली विचार से लेकर के, हर चीज में इसकी विविधता बदलती रहती है। तो तुम ना ये खेल तो बंद कर दो। असल में तुम लागू करना चाहते हो हमारे माथे के ऊपर वन नेशन वन लीडर, और नारा क्या लगा रहे हो? वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन टैक्स। असल तुम्हारी कोशिश यह है कि इस देश में हम दो हमारे दो की व्यवस्था कायम हो जाए। 2 नेता और 2 नेता के दोस्त, 2 बेचेगा और 2 खरीदेगा, यही व्यवस्था ये लागू करना चाहते हैं। बाकी हम सब जो नागरिक हैं, हम गुलाम बन जाएं, हम वापस से भीड़ बन जाएं। 5 साल में एक बार चुनाव हो नाम का, 2000 4000 हमको कुछ दे दिया जाए, लेकिन इस देश की सारी संपत्ति, सारे के सारे ताकत 2-4 लोगों के हाथ में चला जाए। इसके लिए आस्था का नाम, धर्म का नाम, अंधश्रद्धा का प्रचार यह बहुत जरूरी हो गया है। साइंटिफिक टेम्पर को समाप्त कर दिया जाए। सवाल पूछना है सरकार से, यह व्यवस्था समाप्त हो गई है। कोई टीवी चैनल खोल लीजिए, सुबह से शाम तक राहुल गांधी को गाली बकते रहता है। बताइए, राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री हैं। सवाल तो सत्ता से पूछा जाएगा ना, कि सवाल विपक्ष से पूछा जाएगा। कांग्रेस के जमाने में यह हुआ था, नेहरू जी ने ऐसा कर दिया था, महात्मा गांधी ने ऐसा कर दिया था, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल। अरे ये तो बताओ ना कि अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी कैसे बना है भाई? कौन सा यूपीएससी का एग्जाम दिया था?
परिवारवाद पर इतना इतना भाषण देते हो तो बताओ ना, कौन सी ऐसी पार्टी है जिसमें परिवारवाद नहीं है? कौन सी ऐसी पार्टी है? ये शिंदे परिवारवाद पे भाषण देता था, वो उसको बाबा साहब, ये क्या नाम है, बाला साहब ठाकरे क्या कहते थे? नारायण राणे को मुर्गी चोर कहते थे ना, कुमड़ी चोर, ये कहते थे ना। ये बाला साहब ठाकरे के शब्द है ना। उसका बेटा नेता बना है ना, रोज मीडिया में आकर के जहर उगलता है। बताइए, तब परिवारवाद लोगों को नजर नहीं आ रहा है? शिंदे का बेटा जाकर के जो है बहस करता है, जो है नफरत फैलाता है, तब लोगों को परिवारवाद नहीं दिख रहा है। और भ्रष्टाचार, क्या भ्रष्टाचार कह रहे हो? जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, जिसके ऊपर ईडी की कार्रवाई होती है, जिसके ऊपर इनकम टैक्स का कार्रवाई होता है, वो बीजेपी जाकर के ज्वाइन कर लेता है, बीजेपी के वॉशिंग मशीन में धुल करके वो सदाचारी हो जाता है। ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो बेसिकली हम लोगों को वापस गुलाम बनाने के लिए है। हम नागरिक नहीं हो, हमारे भीतर नागरिक होने का बोझ समाप्त कर दिया गया है। और धीरे 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 जानबूझ करके लोकतंत्र को, गणतंत्र को, जनतंत्र को प्रजातंत्र बोल बोल करके हमको प्रजा बना दिया गया है। भारत के संविधान में यह लिखा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, गणराज्य का मतलब यह होता है कि राज्य का जो मुखिया होगा वो चुनाव करके चुना जाएगा, जनता के वोट से चुना जाएगा, नागरिक के वोट से चुना जाएगा। और नागरिकता के सवाल को क्या बना दिया गया है? नागरिकता के सवाल को, चुनाव के दौरान मताधिकार को पैसे का खेल बना करके छोड़ दिया गया है। मीडिया से दिन रात जो है वो झूठ झोंका जाता है और सच्चाई हमारे नजरों से हटती रहती है। आंकड़े क्या बताते हैं? आंकड़े बताते हैं कि इस देश में किसान और नौजवान हर घंटे आत्महत्या करने को विवश हैं। हर मिनट किसी ना किसी महिला के साथ कोई ना कोई यौन अपराध हो रहा है। इस देश के भीतर पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार घूम रहा है। देश में ऐतिहासिक रूप से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हुई है और धन दौलत एक तरफ जमा हो गया है। सारा पोर्ट, सारा एयरपोर्ट, सारे खान खदान, नदी, पहाड़ 2-4 लोगों के हाथ में चला गया है। ये रिपोर्ट बताते हैं, मैं नहीं बता रहा हूं, कि 10% लोगों के पास 60% संपत्ति जमा हो गई है। हमारे यहां बिहार में एक अफसर पकड़ा गया है। उस अफसर की नौकरानी के नाम पर थार है, उसका नौकर बुलेट से आता है, उसकी प्रेमिका का पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पे बंगला है। देखते देखते जो है नेता चोरी बेईमानी करके लाखों करोड़ों जमा कर लेता है। देखते देखते ब्यूरोक्रेट जो है चोरी बेईमानी करके लाखों करोड़ जमा कर लेता है। और फिर वही हमारे बीच में आता है कुर्ता पैजामा पहन करके, हेलीकॉप्टर लेकर के, और कहता है हमको वोट दे दीजिए। वोट अगर आप दे दिए तो ठीक है, नहीं दीजिए तो चुरा लेगा वोट। वोट चुराने के बाद भी अगर नहीं जीतेगा तो एमएलए चुरा लेगा। एमएलए चुरा करके भी अगर सरकार नहीं बनेगी तो सीएम चुरा लेगा। और सीएम चुराने से भी अगर काम नहीं चलेगा तो मुजरा करने वाला पीएम बना देगा। आपको मालूम है कि नहीं? 140 करोड़ लोगों का देश, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जिसकी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, जिसके प्रधानमंत्री का सीना 56 इंच का है, वो इजराइल के सामने जो है म्यूजिक डांस करके आए हैं। ऐसा एप्स्टीन के फाइल में लिखा हुआ है। लोकतंत्र की चुनौती यह है कि लोकतंत्र को लाठी तंत्र बना दिया गया है और गणतंत्र को गणतंत्र बना दिया गया है। बंदूक, लाठी, कोर्ट, मानहानि का मुकदमा, गुंडा, मीडिया, झूठ, इससे पूरे के पूरे लोकतंत्र को कब्जा कर लिया गया है। इसीलिए आज जब हम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद कर रहे हैं तो लोकतंत्र की आज के दौर में 3 सबसे बड़ी चुनौती है। पहली चुनौती कि लोकतंत्र तभी कायम रहेगा जब आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की तरफ देश को लेकर के जाना पड़ेगा। दूसरा कि जो हमको नागरिक से भीड़ बनाने की कोशिश की जा रही है, हमको अपने नागरिक बोध को बचा करके रखना पड़ेगा। और तीसरा, जो हमारी वास्तविक सच्चाई है, रियलिटी है, उससे दूर हटा करके जो हमारे आंख में धूल झोंका जा रहा है, हमको अंधश्रद्धा मूलक बनाया जा रहा है, साइंटिफिक टेम्पर से दूर करके
हमको जो नफरत की राजनीति में उलझाया जा रहा है, विभाजन और बंटवारे की राजनीति में उलझाया जा रहा है, जैसे अंग्रेज डिवाइड एंड रूल करते थे, आज की तारीख में डाइवर्ट एंड रूल किया जा रहा है। यह देश सबका देश है। इस देश में, इस देश के संविधान ने सबको बराबरी का अधिकार दिया है, और बराबरी तभी कायम होगी जब सबकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। वोट देने का अधिकार तो दे दिए, अगर जज नहीं बनाएंगे। वोट देने का अधिकार तो दे दिए, अगर हॉस्पिटल नहीं खोल पाएंगे। वोट देने का अधिकार तो दे दिए, अगर बिजनेस में नहीं जा पाएंगे, शेयर मार्केट में अपना प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे, तो यह राजनीतिक लोकतंत्र बिना आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र के बिना कायम नहीं रह सकता है। ऐसा डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने आखिरी इंटरव्यू में कहा था। और फिर सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि गरीब का वोट लेने के लिए, परफॉर्मेंस करने के लिए, रील बनाने के लिए गरीब को ही सामने कर दिया जाएगा। लेकिन असली ताकत, सत्ता का असली चाबी पीछे बैठे हुए 2-4 लोगों के हाथ में रहेगा। इसीलिए सामने से जब प्रधानमंत्री परफॉर्म करते हैं तो उनके पास असली ताकत नहीं है। असली ताकत ट्रंप के पास है, असली ताकत इजराइल के पास है, असली ताकत एप्स्टीन गैंग के पास है, और उसके जो नुमाइंदे इस देश में बैठे हुए हैं वो इस देश की सत्ता को, इस देश की शक्ति को नियंत्रित करके चला रहे हैं। इसीलिए यहां आज जब मैं आपके बीच खड़ा हूं तो किसी पार्टी का प्रतिनिधि या किसी पार्टी के, किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के तौर पे नहीं, बल्कि इस भारत में, इस महान भूमि में पैदा होने का जो गर्व हुआ है, जो अवसर मिला है, उस अवसर के आधार पर एक नागरिक बोध से, पूरी जिम्मेवारी से यह बात कह रहा हूं कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों पर चल करके, समता मूलक समाज को स्थापित करके ही इस लोकतंत्र को बचाया जा सकता है। और यह जो लोकतंत्र की चुनौतियां हैं उससे पूरी ईमानदारी से लड़ा जा सकता है और वोट के इस राज को कायम रखा जा सकता है। ऐसा अगर आप सब लोग मानते हैं कि हमने जो बात कही है वह एक हकीकत है, प्रचार से, नफरत से, बेईमानी से, गुंडागर्दी से, माफियागिरी से अगर हमको अपने आप को, हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारे लोकतंत्र को, हमारे संविधान को अगर आप सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हम तमाम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। जो जबरदस्ती के मतभेद हमारे मन में पैदा किए गए हैं, उन मतभेदों को छोड़ करके, चाहे हम इस देश के गरीब हों, इस देश की महिलाएं हों, इस देश के दलित हों, इस देश के पिछड़े अति पिछड़े हों, इस देश के अल्पसंख्यक हों, इस देश के आम नागरिकों को एकजुट होने की जरूरत है। इस देश में चाहे गांधी को मानने वाले हों, चाहे मार्क्स को मानने वाले हों, चाहे अंबेडकर को मानने वाले हों, चाहे लोहिया को मानने वाले हों, कहने का तात्पर्य यह है चाहे अंबेडकरवादी हों, समाजवादी हों, साम्यवादी हों, गांधीवादी हों, उन तमाम समता मूलक विचारों को मानने वाले लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। जब वो एकजुट होंगे तभी इस देश का संविधान बचेगा, संविधान का राज बचेगा, संविधान वाली आजादी बचेगी और संविधान का अधिकार बचेगा। दुश्मन डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पहचाना था, वही दुश्मन आज हमारे सामने है, जो ऊंच नीच की व्यवस्था कायम करता है, छुआछूत की व्यवस्था कायम करता है, लोगों के अधिकारों को छीनता है, नागरिकों को नागरिकता छीन करके उनको भीड़ का हिस्सा बनाता है, और प्रजातंत्र को, उसमें तंत्र हटा दीजिए और प्रजा हटा दीजिए, गणतंत्र को गणतंत्र, बंदूक वाली तंत्र, लाठी वाली तंत्र बना करके, कोर्ट से डरा करके इस देश की व्यवस्था को 2-4 लोगों की व्यवस्था बनाने का प्रयास करता है। इसीलिए इस व्याख्यान माला के माध्यम से जो आज का विषय है लोकतंत्र और चुनौतियां, उस चुनौती को समझते हुए मैं आप तमाम लोगों के बीच इस निवेदन के साथ इस व्याख्यान को समाप्त करता हूं कि यह जो आजादी है, यह आजादी कोई कूपन नहीं है, यह आजादी टेकन फॉर ग्रांटेड लेने वाली चीज नहीं है। यह आजादी लंबे संघर्षों के बाद, बलिदानों के बाद और भारतीय चिंतन परंपरा में जो समता मूलक विचार हैं, चाहे वो बुद्ध के विचार हों, चारवाक के विचार हों, संतों महात्माओं के विचार हों, उस समता मूलक विचारों को लेकर चलने वाला जो हमारा संविधान है,
उसकी रक्षा करके ही हम इस देश को बचा करके रख सकते हैं। और तब हम गर्व से कह सकते हैं कि यह भारत दुनिया का सबसे सुंदर देश था, सबसे सुंदर देश है, और इसको हम दुनिया का सबसे सुंदर देश बना करके रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी नारे के साथ एक बार पुनः डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकरांचा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।